नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो लिटरली हमारे देश की धड़कन है, हमारा एग्रीकल्चरल साइकिल और उसकी 3 बड़ी फसल ऋतुएं, खरीफ, रबी और जायद। ये सिर्फ किताबी नाम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का बड़ा इंजन है जो इंडिया के अलग-अलग मौसमों से चलता है और हमारी थाली तक खाना पहुंचाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 49%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये भारत की आबादी का वो बड़ा हिस्सा है जो आज भी सीधे तौर पर खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। सोचिए, इतने सारे लोगों का गुजर बसर और देश की इकोनॉमी जिस सिस्टम पर टिकी है, उस मौसम के फ्रेमवर्क को समझना कितना क्रूशियल हो जाता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले भारतीय कृषि की नींव को समझेंगे, फिर खरीफ यानी मानसूनी फसलें, रबी या शीतकालीन फसलें और जायद यानी ग्रीष्मकालीन फसलों पर बात करेंगे। और आखिर में हम इन सभी ऋतुओं की एक साथ तुलना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारतीय कृषि की नींव। हमारे देश में खेती का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ करीब 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर फसल बोई जाती है। ये पूरा एरिया हमारी जीडीपी में 14% का कंट्रीब्यूशन देता है और बहुत सी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल भी यहीं से मिलता है। अब इस इतनी विशाल जमीन को सही से मैनेज करने के लिए ही हमारे पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को मॉनसून और टेम्परेचर के हिसाब से 3 अरबी नामों वाली ऋतुओं में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। अब आते हैं साल के पहले चैप्टर पर, हमारा दूसरा सेक्शन, खरीफ यानी मॉनसून की फसलें। खरीफ का साइकिल एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर चलता है। जून में जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून की पहली बारिश होती है, खेतों में बीजों की बुआई शुरू हो जाती है। जुलाई आते आते बुआई का काम खत्म। फिर जैसे ही मानसून वापसी की तैयारी करता है, यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच, इन पकी हुई फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। ये मौसम तपती सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर देता है। अब खरीफ की फसलों को ग्रो करने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक नेचुरल रेसिपी चाहिए होती है। इनको चाहिए तेज गर्मी, हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी नमी और सबसे ज़रूरी भरपूर बारिश। पानी और गर्मी का ये इंटेंस कॉम्बिनेशन इन फसलों के लिए बिल्कुल लाइफ सपोर्ट का काम करता है, जिसके बिना ये पनप ही नहीं सकती। तो आखिर उगता क्या है इस मौसम में? अगर इस भारी बारिश वाले सीजन की बात करें तो 40% हिस्से में तो सिर्फ चावल, मक्का और बाजरा जैसे अनाज होते हैं। बाकी 25% में कपास और जूट जैसी कैश क्रॉप्स हैं। 20% में सोयाबीन और मूंगफली जैसे तिलहन और 15% हिस्सा अरहर और उड़द जैसी दालों का होता है। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल साफ है, चावल और कपास जैसी फसलें जिन्हें लिटरली पानी से भरे खेत चाहिए होते हैं, वो इस सीजन की बॉस हैं। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं हमारा तीसरा सेक्शन, रबी यानी सर्दी की फसलें। खरीफ की कटाई के ठीक बाद जब अक्टूबर और नवंबर में हल्की सर्दी दस्तक देती है, तब रबी का साइकिल शुरू होता है। खेतों में बुआई होती है और जब ठंड खत्म होने लगती है और स्प्रिंग की गुनगुनी गर्मी आती है, यानी मार्च और अप्रैल के आसपास, तब इनकी कटाई की जाती है। भारी बारिश से हल्की सर्दी तक का ये शिफ्ट बड़ा ही कमाल का ट्रांजिशन है। रबी की फसलों की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिमांड होती है। इन्हें 2 बिल्कुल अलग तरह का मौसम चाहिए। जब बीज बोया जाता है तब ठंडा और सूखा मौसम चाहिए ताकि जर्मिनेशन हो सके, पर जब अनाज पकने का वक्त आता है तो इनको तेज धूप और लंबे दिन चाहिए होते हैं। और हाँ, क्योंकि इस वक्त भारी मानसून नहीं होता, तो ये फसलें मेनली सिंचाई और उन हल्की सर्दियों की बारिशों पर निर्भर करती हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती हैं। इस मौसम से हमें जो सुनहरी उपज मिलती है, उसकी सबसे बड़ी स्टार है हमारा गेहूं, हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स का प्राइमरी अनाज। इसके अलावा जौ, जई और चने जैसी इंपॉर्टेंट दालें भी इसी वक्त उगती हैं। तेल के लिए सरसों और अलसी हैं और मटर और आलू भी इसी सीजन की शानदार पैदावार का हिस्सा है। सर्दी और अगली बारिश के बीच के गैप में क्या होता है? यहीं आती है हमारी चौथी कैटेगरी, जायद यानी गर्मी की फसलें। जायद का सीजन सबसे छोटा और सबसे फास्ट होता है। ये विंटर हार्वेस्ट और अगले मॉनसून के बीच का एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी ब्रिज है। मार्च में बुवाई शुरू होती है, अप्रैल में फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और मई से जून के बीच, बस मॉनसून आने से ठीक पहले,
कटाई पूरी हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 60 से 90 दिन का एकदम फास्ट ट्रैक साइकिल है। अब क्योंकि इस वक्त प्राकृतिक बारिश न के बराबर होती है और धूप आग बरसा रही होती है, जायद की खेती स्ट्रिक्टली इरिगेशन यानी सिंचाई पर डिपेंड करती है। इसे बहुत गर्मी और लंबे दिन चाहिए होते हैं और ये सिर्फ उन्हीं खेतों में हो सकती है जहां पानी की एकदम पुख्ता व्यवस्था हो। अब नेचर का बैलेंस देखिए, भीषण गर्मी के दिनों में हमें क्या चाहिए होता है? हाइड्रेशन, राइट? इसीलिए जायद के मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा और करेला जैसी रसीली चीजें उगती हैं, जिनमें पानी बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही पशुओं के चारे के लिए ज्वार और मक्का भी उगा लिया जाता है। नेचर ने इन्हें इस तपती गर्मी में त्वरित पैदावार देने के लिए ही तो डिजाइन किया है। तो अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, इन तीनों ऋतुओं की एक साथ तुलना। अगर हम इस चार्ट को देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि देश में 365 दिन का एग्रीकल्चरल साइकिल कैसे बिना रुके चलता है। जून जुलाई में खरीफ आई और चावल और कपास दे गई। फिर अक्टूबर नवंबर की ठंड में रबी का टाइम आया जिसने गेहूं और सरसों दी। और मार्च से जून के बीच का जो खाली वक्त था उसमें जायद ने तरबूज और खीरे जैसे फल दे दिए। एक की कटाई हुई तो दूसरे की बुआई का रास्ता खुल गया। बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह चलने वाली एक बेहतरीन व्यवस्था। लेकिन इस पूरी शानदार और सुगठित व्यवस्था को समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। हमारा ये पूरा सिस्टम एक फिक्स तापमान और बारिश के पैटर्न पर टिका है। तो ऐसे में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मानसून अप्रत्याशित होता जा रहा है, क्या हमारा ये नाजुक और सदियों पुराना कृषि संतुलन आगे चलकर ऐसे ही सर्वाइव कर पाएगा? क्या ये ऋतुएं भविष्य में भी इसी टाइमिंग के साथ काम कर पाएंगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।